तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपका 2022 या 23 जिसके लिए भी है आप एग्ज़ाम देने की तैयारी करें उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न जो है कि आपको हर साल के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे चीज़ को पीडीएफ को यहाँ पर आप अगर चाहें तो एक करके आप इसे लिख सकते हैं या तो आप इसे मिला भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गेस या तो आपने गोल्डन बुक लेकर के रखा होगा और अगर आपने उसमें से ऑब्जेक्टिव को याद किया होगा तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि वो तो सही होती है बट उसकी आंसर जो होती है वो गलत छपी रहती है। तो हम यहाँ पे सारे चीज़ को सर्टिफाइड करके यहाँ से बहुत सारे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और उसमें जो सही है गलत है उन सभी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको देखिए यहाँ पर कहता है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि क्या कहलाती है। तो याद रखना है कि अलैंगिक और लैंगिक में अंतर क्या होता है कि अलैंगिक में सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं जबकि लैंगिक में दो जीव भाग लेते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपको लैंगिक प्रजनन हो जाएगी। आपका अलैंगिक प्रजनन हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं और ज़्यादा हम समझाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये पीडीएफ बहुत ही लॉन्ग जा सकती है, क्योंकि आपको 200 प्लस जो है आपको इस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम थोड़ा सा तेज़ी से डिस्कस करेंगे। सेकेंड है कि जुग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो जुग्मक जो होते हैं अगुणित होते हैं क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 23 होते हैं। मनुष्य की अगर बात की जाए तो, और रही चीज़ कि अगर हम लोग हप्लॉइड किसे कहते हैं तो हप्लॉइड हम लोग को उन चीज़ों को कहते हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसी का निर्माण हुआ होगा, वो आपको हप्लॉइड कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करें डिप्लॉइड की तो डिप्लॉइड आपका जो जुग्मनज होता है वो डिप्लॉइड होता है, या कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें नलिप्लॉइड यानी अगुणक भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का जुग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, इसका सही आंसर जो है वो आपका क्वेश्चन राइट हैप्लॉइड ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट के द्वारा जो होता है, ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन विधि के द्वारा होती है। बाकी यहाँ पर जो बात करते हैं म्यूकर है, पाइनस है, फर्न है, इनमें जो है कि आपको अलग अलग तरीक़ों से जो है फ्रेगमेंटेशन, किन्हीं में आपको रीजनरेशन, इन तरीक़ों के आपको चैनल पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से कौन अंड प्रजक प्राणी है। तो अंड प्रजक की बात करें तो ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जो अंडे को जन्म देते हैं, ठीक है, अंडे को देते हैं, तो इस तरह के हम लोग प्राणियों को बोलते हैं अंड प्रजक प्राणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से तीनों है, क्योंकि मुर्गी, सांप, मगरमच्छ ये सारे अंडे देते हैं। और ध्यान रखने वाली बात ये चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पे हो सकता है मुर्गी या सांप की जगह पे कोई और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित होता है। तो अभी हमने कुछ समय पहले बताया था कि जुग्मनज होता है, या तो आपको यहाँ पर जुग्मनज की जगह पर जुग्मज भी कहा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे जुग्माणु भी कहा जा सकता है। यानी जुग्मक या जो जुग्माणु होते हैं वो यहाँ पर द्विगुणित होते हैं, यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर आपको जुग्मनज बिल्कुल राइट है। इसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि सिर्फ इतना लिखा हो कि मानव रुधिर ओ वर्ग में। तो यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और कभी भी एक ऑप्शंस को पढ़ करके जवाब को बिल्कुल नहीं देने की कोशिश करना है। हम लोगों को याद रखना है कि सारे ऑप्शंस को हम लोग को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कहता है कि पहला ऑप्शन है एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, या फिर एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं, या फिर एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं, या फिर एंटीजन उपस्थित होते हैं। देखिए तो इसका बहुत सारे जगहों पर हमने देखा कि एंटीबॉडी ये उपस्थित रहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ था। और दूसरी क्वेश्चन है कि आपको एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं, और एक जगह है कि आपको एंटीबॉडी ये अनुपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कि एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं। ध्यान से सारी चीज़ों को समझना है। एंटीबॉडी आपका उपस्थित रहता है क्योंकि आपका जो ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप में आपको एंटीबॉडी ए भी होते हैं और एंटीबॉडी बी भी होते हैं। और दूसरी चीज़ रही कि एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल ए से दर्शाते हैं और स्मॉल बी से दर्शाते हैं, जबकि एंटीजन को हम लोग यहाँ पे उसके उल्टे से दर्शाते हैं, यानी कि कैपिटल से दर्शाते हैं एंटीजन को और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन पादप
उभयलिंगी पादप नहीं है। तो बात करते हैं कि ज़्यादातर आप किताब या गेस में देखे होंगे कि पपीता या तरबूज हो सकता है, सरसों है, मक्का है, गुड़हल है। तो पपीता सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, बट याद रखना कि कभी ऐसा आ जाए कि तरबूज कौन सा है, तो तरबूज को आपको यहाँ पर रखना है कि ये उभयलिंगी पादप नहीं है, क्योंकि तरबूज जो है एक लिंगी पादप है। और एक लिंगी कहने का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे पादप जिनमें नर और मादा दोनों जो होते हैं, वो ऑर्गन जो होते हैं वो दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम जंतुओं की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से उभयलिंगी जंतु नहीं है। जो अभी हमने बताया कि उभयलिंगी का मतलब होता है कि जिनमें दोनों ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो आपका उभयलिंगी होते हैं। जिनमें जैसे मनुष्य की अगर बात की जाए तो मनुष्य भी एक लिंगी प्राणी है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि कौन उभयलिंगी नहीं है, क्योंकि नहीं है और है में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है। याद रखना कि इनमें से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, यानी कि यहाँ पर द्विलिंगी नहीं है। तो याद रखना घरेलू मक्खी जो होता है वो आपका द्विलिंगी प्राणी नहीं है। बाकी जो फित्ता, कृमि, केचुआ, जोंक जो है वो द्विलिंगी प्राणी है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम ऊपर चलते हैं यहाँ पर 9। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एस्ट्रेशिया में, यानी कि आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन विधि के द्वारा होता है। असंग जनन का मतलब होता है ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें आपका जनन नहीं होता है, तो ऐसे देखने को मिलता है आपको एस्ट्रेशिया एवं घास, जिसमें आपको असंग जनन विधि के द्वारा वहाँ उत्पादन होता है। अगर इसी तरह से देखें तो अगर केला है तो केला में भी बिना निषेचन का जो है कि यहाँ पर प्रजनन हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका एस्ट्रेशिया एवं घास। नेक्स्ट बात करते हैं पुष्प का दल चक्र बना होता है। तो ये भी क्वेश्चन किसी किसी बुक में सही है, किसी किसी में गलत है दोस्तों। कि स्त्री दल चक्र बना होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्तिकाग्र का बना होता है, कुछ लोग कहते हैं कि वर्तिका का होता है, कुछ लोग कहते हैं अंडाशय का होता है। लेकिन इसका जो उपरोक्त आंसर है वो राइट है, डी। क्योंकि पुष्प का जो स्त्री दल चक्र होता है, जिसे हम लोग जायांग कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, इसको बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपुष्प बनाता है। तो यहाँ पर याद रखना कि द्वितीय केंद्रक जो होता है वो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपुष्प बनाता है, क्योंकि ये भ्रूणपुष्प प्लांट्स के बीचों बीच जो पाया जाता है बीजांड के रूप में, उसके बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एंटेमोफिली जो पर परागन होता है वो निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर कीटों के द्वारा, याद रखना एंटेमोफिली कीटों के द्वारा। इसी तरह से आपको कई सारे और भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे चमगादड़ द्वारा होता है तो चिरप्टोफिली कह सकते हैं। अगर पक्षियों के द्वारा है तो इसको हम लोग एनेमोफिली भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से चींटियों के द्वारा भी होता है, इंटोमोफिली हम इसको कह सकते हैं। इसी की तरह अगर आपको जल में होता है तो जल में आपको हाइड्रोफिली भी कह सकते हैं। इस तरह से जो है कि कई सारे यहाँ पर होते हैं, तो इनको आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको इसके एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको कीटों के द्वारा हो जाएगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 12 क्वेश्चन के बाद हम इस तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि बैलिस्नेरिया में किस प्रकार का जल परागन होता है, किस प्रकार का परपरागन होता है। तो यानी कि इसमें जल के द्वारा आपको परपरागन होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं भी, जो याद रखना कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो जल में तो पाए जाते हैं बट जल के द्वारा उनमें परागन नहीं होता है, जैसे कि कमल वगैरह में जल के द्वारा परागन आपका नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनीमोफिली परागन जो होता है वो किस में द्वारा होता है। तो यहाँ पे वायु के द्वारा, और बाकी सब हमने बताया था कि पक्षी के द्वारा जो होता है, याद रखिएगा अगर मिस्टेक हो तो, पक्षी के द्वारा होने वाले परागन को हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। बाकी कीट के द्वारा हमने बताया, जल के द्वारा हाइड्रोफिली वगैरह हो गए, कीट के द्वारा आपको इंटोमोफिली, ये सारी चीज़ों को याद रखना है। तो अभी इसका एनेमोफिली के द्वारा जो परागन होता है वो वायु के द्वारा होता है। इसके बाद है वायु परागी जो पुष्प होते हैं समानता कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो आकर्षण होते हैं एवं छोटे होते हैं या फिर रंगहीन होते हैं, क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वायु परागी जो पुष्प होते हैं जिसमें वायु के द्वारा परागन होते हैं वो छोटे एवं रंगहीन होते हैं। इसका राइट आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पर ये निषेचन क्या है, ठीक है ना। तो निषेचन जो होता है अंड तथा नर न्यूक्लियस का जो संयोजन होता है उसे ही हम निषेचन कर सकते हैं। युग्मनज क्या है, उस कुछ समय पहले ही बताया था कि युग्मनज जो होता है द्विगुणित संरचना होती है, क्योंकि इनमें दो ऑर्गन मिल करके बनता है, दो युग्मक को मिलने से बनता है।
भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित इसलिए होता है क्योंकि जो द्वितीय केंद्र होते हैं, द्वितीय केंद्रक और एक नर युग्मक दोनों मिलकर के संयोजन करते हैं तो वहाँ पे 3 केंद्रक बन जाते हैं। इसीलिए भ्रूणपोष की संरचना जो होती है त्रियन यानी कि त्रिगुणित होती है। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय केंद्रक। जो भी हमने बताया कि भ्रूणपोष जो बनता है त्रिगुणित, वो द्वितीय केंद्रक और नर जो होता है, नर युग्मक जो मिल करके जो है बनता है परागण से। इसके बाद अनोन्मूल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से कौन सा परागण पाया जाता है? तो हम देखने को मिलता है स्वपरागण। तो अनोन्मूल्य परागण जो देखने पौधे होते हैं उनमें स्वपरागण देखने को ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि किस फल का बीजचूल खाया जाता है? तो याद रखना है कि जो आपका इसमें जो तीनों ऑप्शन आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है कि आपका इसमें जायफल है, लीची है, शरीफा, इन सभी का बीजचूल खाया जाता है। कहते हैं कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो इसका जो पुष्प का जो भाग होता है, जो पुष्पासन, जो पुष्प जिस पर बैठी हुई होती है उससे जो फल का निर्माण होता है उसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। तो ऐसा देखने को हम लोग को सेब में मिलता है। सेब का जो फूल होते हैं पुष्प तो जड़ जाता है और पुष्पासन जो है वो फल के रूप में तैयार हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होते हैं? तो ये ध्यान रखना है, हाइड्रिला में आपको जो होता है या बैलिसिनेरिया जो है कि उसमें भी जल द्वारा परागण होता है। हमने कुछ में पहले ही बताया था कि अगर जलकुंभी हो या कमल हो, अगर आपको देख कर के ऐसा लगता होगा कि इसमें परागण होता है जल द्वारा, तो ऐसा गलत है। बैलिसिनेरिया हाइड्रिला जो है कि आपको जल परागण का उदाहरण है। कहते हैं एक्रोसोम इनमें से किसका समभाग है? मानव शुक्राणु के सिर पर का टोपीनुमा भाग, मानव शुक्राणु के मध्य भाग है, या फिर और आप नीचे में देख सकते हैं इसका कुछ आंसर आपको नीचे में दिया गया है यहाँ पर, या फिर प्रारंभिक डिम्बाणु जनन कोशिका का या ब्लास्टोसिस्ट का। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर है मानव शुक्राणु के शीर्ष पर का टोपीनुमा भाग। चलिए इसके बाद हम 25 क्वेश्चन नेक्स्ट बात करने वाले। कहता है कि शुक्राणु के मध्य भाग में किसका निर्माण होता है? याद रखना सबसे पहले कि शुक्राणु जो होते हैं वो जनरली 4 भागों में बटा होता है। एक तो आपका सबसे ऊपर का हेड हिस्सा हो गया, इसके बाद उसके हेड के जस्ट नीचे जो होता है वो आपका कहलाता है सेंट्रियोल, नेक का गर्दन आपका सेंट्रियोल हो गया। इसके बाद आपको जो बीच का भाग होता है वो आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और जो सबसे अंतिम जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोनी। तो यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि आपको जो शुक्राणु के मध्य भाग जो होता है वो निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में आपका राइट आंसर है। इसके बाद कहता है गर्भाशय किससे संबंधित है? तो ये तो आपको डायरेक्ट आपको दे सकते हैं आंसर, ये मादा जनन तंत्र से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। द्विगुणित, इनमें से कौन द्विगुणित है? तो हमने पहले भी बताया कि जुग्मन द्विगुणित होते हैं, लेकिन ये भी साथ में याद रखना कि अंड और पराग जो होते हैं अगुणित होते हैं। कि हो सकता है बाई चांस ऐसा प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन सा अगुणित होता है, तो अंड और पराग याद रखना है, या फिर परागकण भी जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। गैमेट निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखें गैमीटोजेनेसिस, गैमेट निर्माण की क्रिया को। इसी में से अगर बात की जाए कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को, तो शुक्राणु स्पर्मेटोजेनेसिस, और यदि हम बात करें कि अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं अंडाणुजेनेसिस। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस, गैमेट निर्माण की प्रक्रिया को राइट आंसर है। कहते हैं एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडे जो है कि वो उत्सर्जित कर पाती है? तो एक स्वस्थ महिला के ऐसे तो याद रखना है कि दोस्तों, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो, क्योंकि एक महिला जो बच्ची गर्भ में रहती है तो गर्भ में उसको 3 से 4 महीने में ही जो है कि उसको जितने अंडे बनने होते हैं वो बन जाती है। लेकिन रही बात कि वो टोटल अपने पूरे जीवन काल में कितने लगभग अंडे उत्सर्जित कर पाती है, निकाल पाती है, तो प्रत्येक मंथ एक अंडा निकलता है। इस तरह से अपने पूरे लगभग 40 से 45 साल में उनके पास से लगभग 400 के आसपास अंडे निकलते हैं। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो युग्मक के अंदर जो होता है गुणसूत्र की संख्या 23 होते हैं। अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि इनमें से कोई चीज़ आपको गलत लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो या फिर बायो में कोई भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हम हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूं और उसका जवाब देता हूं। कोई ऐसा कमेंट्स ना होगा जिसका जवाब ना दिया हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये वृषण में पाई जाती है, इसको याद रखना है। गर्भाशय में कॉपर टी जो होता है वह एक प्रभावी अंतःस्रावी युक्ति होने का कारण है। क्या कारण है? तो शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी, बिल्कुल कमी देता है। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण
शुक्राणु को भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि। भक्षकाणु का मतलब होता है शुक्राणु जो डेड करते हैं वो शुक्राणु मरने लगते हैं उसको बोलते हैं। इसके बाद शुक्राणु की गतिशीलता में कमी, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं उनमें वृद्धि गतिशीलता में कमी होता है। या फिर अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि क्या करता है, तो ये निषेचन को भी रोकने का काम करता है, या तो ये भ्रूण रोपण को भी रोकने का काम करता है। यानी अगर बाई चांस किसी तरह से अगर बाई चांस निषेचन हो गया, शुक्राणु पहुँच भी गया, तो गर्भ जो है कि गर्भाशय में ठहर नहीं पाएगा। तो इसका राइट आंसर फिलहाल के लिए डी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं इन विट्रो, और अगर बाहर हो रहे हैं तो इन विट्रो, और यदि शरीर के अंदर हो रहे हैं तो इन विवो। ये भी प्रश्न आ सकता है कि अगर मानते हैं कि किसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, किसमें इन विवो, तो याद रखिएगा कि जो जीव अंडे को उत्सर्जित कर देते हैं, जैसे कि जिनमें जल माध्यम से ज़्यादातर निषेचन जैसे कि मेढक वगैरह है, तो उन सब में आपको इन विट्रो होता है। जबकि जो लोग जीव जो है कि बच्चे को अंदर संजोगे करते हैं वो आपका इन विवो होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न जो ऊपर से रिलेट था दोस्तों, यहाँ पर आ चुकी है स्टूडेंट। तो आपको है कॉपर्टी किसे रोकती है, तो देखिए बता रहा है कि यहाँ पे अंड उत्सर्ग को रोकती है, या अंड निषेचन को होता है, भ्रूण रोपण को, या दोनों को। तो याद रखिएगा कि ऐसी बात नहीं है कि मानते हैं कि अगर कॉपर टी लगा ली है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होता ही है, और प्रत्येक मंथ एक अंडे भी निकलते हैं, और निषेचन की क्रिया के लिए स्पर्म भी जाते हैं, बट यहाँ पर निषेचन नहीं हो पाता है, और ना ही भ्रूण, अगर हो भी गया निषेचन तो भ्रूण रोपण आपका नहीं होगा। इसलिए बी और सी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, डी होगा। कहता है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या हो सकता है, तो आय में कमी भी हो सकता है, जन्म में भी कमी हो सकता है, खाना पीने पोषण पदार्थ में भी कमी हो सकता है। इसीलिए इनमें किसी एक में नहीं, आपको सही तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इनमें से लिखा हुआ है इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं 36। जितना ज़्यादा हो सके हम कोशिश करते हैं कि कवर करें, क्योंकि 2022 में भी आपको एग्ज़ाम जो है कि आपको शायद लगभग 6 तारीख को है। इससे पहले अगर आप इसे ट्राई कर लेते तो आपको बहुत सारा जो क्वेश्चन हो सकता है इसमें से आपको मिल सके, या इससे रिलेटेड आपको मिल सकता है। नेक्स्ट कहता है कि जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप का अनुपात 1:2 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं सहप्रभाविता। अगर मानते समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर आप पूछेगा, हम उसको सहप्रभाविता ये सबको अलग से वीडियो बना करके बता देंगे। कहता है वर्णांतर में रोगी किसकी पहचान नहीं कर पाता, तो लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि एक आती है फिनोटिपिक अनुपात, एक होता है जीनोटिपिक अनुपात। जीनोटिपिक का मतलब होता है जिसमें हम जीन को देख करके ये पता करते हैं कि ये कैसा है, और फिनोटिपिक कहने का मतलब है कि हम सिर्फ बाहर से देख के अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अगर हम नर और मादा की बात करें तो कोई ऐसा भी मादा हो सकती है जो देखने में लगे कि हाँ ये नर लग रहा है, बट कोई ऐसा भी नर है जो देखने में लग सकता है कि वो मादा है, बट हम लोग बाहर से पहचान सकते हैं उसके रंग रूप के हिसाब से। तो जो बाहर से हम लोग देखते हैं वो होता है फिनोटिपिक अनुपात, और जो हम उनके जीन को देख करके, क्रोमोसोम को देख करके हम बात करते हैं वो होता है जीनोटिपिक अनुपात। तो द्विसंकर क्रॉस में जो फिनोटिपिक अनुपात होता है उसका अनुपात होता है 9:3:3:1। मनुष्य में या अपने पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, तो यदि वह मनुष्य सामान्य हो तो उनमें गुणसूत्र की संख्या 44 + XY होगी, बट अगर वो असामान्य हो तो 46 + XY भी हो सकते हैं। या फिर आपका 44 + XX जो है वो आपका गलत है, क्योंकि ये आपका मादा की बात की जाए तो 44 + XX, और अगर पुरुष की बात की जाए तो 44 + XY। ये आपका 46 वाला जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सिंड्रोम जो होता है ना तो उस स्थिति में होती है। नेक्स्ट है मानसिकी के जनक किसे कहते हैं, तो ये मेंडल साहब को कहते हैं, लेकिन मेंडल साहब से पहले जो इन्होंने कार्य किया था वो किया था पॉल बर्ग, ठीक है ना, यानी कि मानसिकी के जनक पहले पॉल बर्ग को कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि के हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। या यहाँ पर 21वें जोड़े के गुणसूत्र में भी ये प्रॉब्लम होने से डाउन सिंड्रोम हो जाती है। और जहाँ पे भी 2n+1 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो द्विगुणित जो क्रोमोसोम के सेट होते हैं उनमें एक वृद्धि हो जाती है। तो अगर नॉर्मल यहाँ पर अगर 46 गुणसूत्र होते हैं तो उसमें एक और ऐड कर दीजिए, यानी कि आपका टोटल 47 क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि
एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप क्या होना चाहिए? तो वो तो IO IB करेक्ट है। मेंडल ने जो चयन किया था वो गार्डन मटर का किया था। ये सब जो आप पढ़े होंगे तो ये सब सिंपल है, बताने की विशेष ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होते हैं? ये जो रुधिर वर्ग से संबंधित क्वेश्चन है वो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें जो एंटीबॉडी होते हैं उपस्थित होते हैं, गलत बात है क्योंकि एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, नहीं गलत बात है। एंटीबॉडी क्या बी उपस्थित होते हैं, गलत बात है। एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, जी हाँ बिल्कुल एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं क्योंकि इनमें नहीं पाए जाते। इसका राइट आंसर ए है आपका। एक जीन का जोड़ा अगर दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को अगर वो दबा देता है, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग उस क्रिया को कहते हैं एपिस्टैटिस। एपिस्टैटिस हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले जो मानव गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं गुणसूत्र 1 एवं 22। ये सबसे इस तरह से हैं। एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? तो एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात याद रखना है 1:2:1 होता है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है। तो आपको 1:2:1 ये आपका F2 पीढ़ी का है, लेकिन आपको यहाँ पर शायद F1 पीढ़ी के कारण आपको ये याद रखना है कि 3:1 होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि 22 सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है। तो याद रखिएगा कि जब 2n = 14 है तो बताया जा रहा है कि उस कोशिका के लिए समूह के लिए युग्मक में क्या होगी? तो n बराबर हो जाएगा 14/2। जब हम क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 7। तो इसका राइट आंसर 7 सही है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि दात्र कोशिका रक्तता जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? वो प्लियोट्रॉपी को प्रदर्शित करता है। ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बनाना पड़ेगा, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, आंसर दे देंगे। कहते हैं कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध हैं कि शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांतर की संभावना इसमें से क्या होगी? तो याद रखिएगा 25% वर्णांत पुत्र एवं प्रारूपी लक्षण वाले जैसे पुत्री होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कानों पर बाल की बहुलता का जीन क्यों किस पे पाया जाता है? तो ये बाई क्रोमोसोम पर। क्यों बाई क्रोमोसोम पर? क्योंकि लड़का होना लड़की होना जिस पे भी होता है वो बाई क्रोमोसोम के कारण ही होता है। यानी कि लड़की हो तो शायद चलता भी है, लेकिन आपको जितना भी जो आपको परिवर्तन होते हैं सारी चीज़ों में वो बाई क्रोमोसोम के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सिकल सेल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो ऑटोसोम से संबंधित रोग है आपका। ऑटोसोम कहने का मतलब होता है कि आपका गुणसूत्र में 2 तरह का क्रोमोसोम होता है, एक ऑटोसोम एक होता है आपका आइलोसोम। ऑटोसोम जो 22 पेयर जो जोड़ी होता है वो ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर जो जोड़ी होती है वो आपका लिंक क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेंडल के नियम का अब बाद जो था वो था सहलग्नता का नियम, और बाकी ये 3 नियम ही याद रखना है कि पूछ सकता है कि मेंडल के कौन से नियम थे? तो प्रभावता का नियम, युग्मों की शुद्धता का नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कहते हैं कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक है यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि रक्तदाता देने वाला है? तो वो आपका ओ ग्रुप जो है वो सभी को दे सकता है, बट लेना होगा तो सिर्फ ओ वाला से ही लेगा। लेकिन अगर मानते हैं कि बात करने वाले कि सभी से लेने वाला है तो यूनिवर्सल जो रिसिप्टर है वो ए बी ग्रुप होता है। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाता है? वो ओंकोजीन कहलाता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे जगहों पे गलत क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप भी। ओंकोजीन इसका राइट आंसर है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होती है? पैकेटिन अवस्था में होती है। मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या उपस्थित होते हैं? तो ओ वर्ग में आपका जो होता है एंटीबॉडी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया कि एंटीबॉडी अनुपस्थित होते, जबकि एक गलत है आपका, यहाँ पर होगा एंटीबॉडी उपस्थित होते। इसका राइट आंसर ये है, बट यहाँ पे अणु के जगह पर आपको कर लेना है उ, यानी कि एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट 57 के बाद हम आते हैं 58 के ऊपर में।
कहता है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए से बनता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग एंटीकोडन कहते हैं। यानी जो टीआरएनए में जो होता है एंटीकोडन पाए जाते हैं जो साथ में आते हैं जो आरएनए के कोड को कोड करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? तो ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। बी डीएनए में, एक मिनट, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में जो नाइट्रोजनी बेस के कितने जोड़े एक साथ घूमते हैं? वो होते हैं 10। निम्नलिखित में से डीएनए या आरएनए के अणु के प्यूरिन में क्या पाए जाते हैं? तो एडेनिन तथा गुआनिन। यहाँ पर आपको याद रखने की चीज़ है कि आपका जो डीएनए है और आरएनए है इनमें 4-4 अणु पाए जाते हैं। यानी कि डीएनए में भी होते हैं एडेनिन, ए का मतलब एडेनिन, सी का मतलब साइटोसिन, जी का मतलब गुआनिन और टी का मतलब थायमिन। आरएनए में थायमिन नहीं पाए जाते हैं और डीएनए में आपका यूरेसिल नहीं पाए जाते। ये आपको भी अंतर याद रखना है। डीएनए के पायरीमिडीन में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो ये याद रखना है थायमिन एवं साइटोसिन, क्योंकि एडेनिन एवं गुआनिन जो होता है वो प्यूरिन होते हैं। दूसरी चीज़ साइटोसिन एवं यूरेसिल, तो यूरेसिल जो है आपके आरएनए में पाया जाता है। बस बात यहाँ पर डीएनए की जा रही है। थायमिन एवं यूरेसिल की अगर बात की जाए तो यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर है थायमिन एवं साइटोसिन। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन बंध रहता है। 3 तरह के आपको बंध रहता है, वो भी आप देख लीजिएगा किसी। और इसके रिगार्डिंग आपको चैप्टर नंबर 6 में बहुत सारे चैप्टर दिया गया है, आप उसे अगर पढ़ लेंगे तो उसमें आपको 5 से 10 नंबर का प्रश्न जो है तो उससे आपको आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? अपचारिक क्रम विकास का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो याद रखना है कि आपको जो थायमिन बराबर जो यूरेसिल होता है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर थायमिन के साथ यूरेसिल नहीं होता है। प्रतिकोडन स्थल एंजियो, प्रतिकोडन कहने का मतलब होता है एंटीकोडन। एंटीकोडन किस पे रहता है? तो भी हमने बताया टीआरएनए के ऊपर रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो डीएनए अणु है उस डीएनए अणु में साइटोसिन की मात्रा यदि 18% है तो एडेनिन की मात्रा क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन को बनाना होगा और इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से है। तो याद रखना है कि ए बराबर टी और सी बराबर होता है जी। तो अगर मानते यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर साइटोसिन की मात्रा 18%, तो साइटोसिन बराबर 18, तो याद रखना है गुआनिन बराबर भी हो जाएगा 18। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 18 दूनी हो गया 36। तो अगर हम 100 किसी को भी अनुपात निकाल, परसेंटेज में से, परसेंटेज का मतलब था 100, तो अगर हम 100 में से अगर 36 घटा दें तो हमारे यहाँ पर बच जाते हैं कितना? 36, 4, 64 बचते हैं। तो अब 64 को यहाँ पर 2 भागों में बांटते हैं, एडेनिन और थायमिन में अगर बांटते हैं तो 64 में अगर 2 से बात करते तो हो जाएगा 32। लेकिन ये सारी चीज़ तो हमने बताया, बट यहाँ पर कहा था कि साइटोसिन की मात्रा 18 है तो एडेनिन का कितना होता है? तो एडेनिन का मात्रा आपको 32% होगा। या देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार 2 बार करके देखेंगे, आपको बिल्कुल आ जाएगा, या तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आरएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? तो साइटोसिन एवं यूरेसिल। बाकी ऑप्शन आपको गलत इसलिए क्योंकि साइटोसिन एवं थायमिन तो आरएनए में पाया नहीं जाता है। एडेनिन एवं गुआनिन, तो एडेनिन और गुआनिन जो होता है वो प्यूरिन होता है। थायमिन एवं यूरेसिल, तो थायमिन तो आता ही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है यूरेसिल। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो वो होता है बैक्टीरियोफाज, क्योंकि बैक्टीरियोफाज एक प्रकार का वायरस है और इस वायरस में आरएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ का काम ना करके यहाँ इनमें डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। इसलिए हर्षे एवं चेज ने इसी बैक्टीरियोफाज को सेलेक्ट करके और आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने की कोशिश किया था। इसके बाद नेक्स्ट 69 के बाद हम और आते हैं, कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में कवर होगी तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत ही आपको ये हो सकता है कि 2 पार्ट में जाए। यहाँ पर नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर याद रखना है कि डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि डीएनए के साँचे पर आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से आगे चल कर के प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर और एक चीज़ और है कि अगर ये ट्रांसक्रिप्शन है, बट अगर कभी ऐसा हो कि पहले आरएनए बना और आरएनए से अगर डीएनए बनता है तो इस क्रिया को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन नाइट्रोजनी बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो याद रखना है यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए से आरएनए में जो भिन्नता होती है वो राइबोज रहने में, क्योंकि आपको जो डीएनए से आरएनए कह रहा, अगर वो आरएनए से डीएनए कहता तो डीऑक्सी राइबोज रहने में, क्योंकि फास्फेट दोनों में होता है, साइटोसिन दोनों में होता है, इसलिए आपको आरएनए में अंतर्भुक्त बोल रहा है तो इसलिए राइबोज रहने में। अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट होते हैं दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है 64 होते हैं। लैक ऑपरॉन किसका प्रतिनिधि करता है, तो लैक ऑपरॉन इनमें से अनुदेशी जीन का। इसमें भी आपको बुक में बहुत सारे बुक में जो है आपको ऑप्शन तो होते हैं, बट आपको आंसर में कहीं पे गलत प्रिंट होगी, तो आप इसे भी चेक करके अपने याद रखिएगा, क्योंकि इसमें तीनों होगा अनुदेशी जीन क्रियाविधि, दमनकारी जीन क्रियाविधि का, ग्रेन संचालन क्रियाविधि, इनमें से सभी। ऑपरॉन मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था, याद रखना जैकब एवं तथा मोनार्ड ने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो डीएनए एक तरह से टाइपिंग भी कह सकते हैं या इसे प्रोफाइलिंग भी कह सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों यानी कि सी होगा। एक डीएनए रज्जु में ध्यान रखिए, फिर से प्रश्न आया है कि एडेनिन की मात्रा अगर 28% तो थायमिन का क्या होगा। हमने कुछ समय पहले ही बताया था कि एडेनिन बराबर आपको थायमिन होता है, तो सीधे सिंपल है कि अगर एडेनिन 28 है तो आपका थायमिन भी कितना होगा, 28 होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये है। एक किडना क्या है, तो एक प्रकार का ये योजक कड़ी है। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट ए बी क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं। नेक्स्ट जो 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर है, निम्नलिखित में संयोजन कड़ी कौन है। तो याद रखिएगा जो संयोजन का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है उसे हम लोग संयोजन कड़ी कहते हैं। तो योजक कड़ी हो, चाहे पेरिपेटेरस हो, चाहे प्रोटोपेटेरस हो, ये सभी जो होता है एक संयोजन कड़ी होता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें आंसर आपका दे देगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी आंसर है। कथा कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव जो होता है इनमें से किसका उदाहरण है, तो याद रखना कि किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का कारण। एसिल जो मिलर होते हैं उनका संबंध किससे है, तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। और एक बात और ध्यान रखना है कि इनका जो प्रयास किया गया था, जो इनमें जो रासायनिक सूत्र उपयोग किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन पे कभी कभी गलत रहती है, हाइड्रोजन दे दी रहती है, बट हाइड्रोजन का इन्होंने उपयोग नहीं किया था। 82 के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इस तरफ लेकर के 83, हम 83 में पहुंचते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व पहले रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो याद रखिए ओपरिन तथा हेल्डी ने बताया था कि कार्बनिक विकास से पहले जो होता है रासायनिक विकास की खोज हुई थी। ड्रायोपिथिकस सबसे ज़्यादा किसके समान है, एप के समान, जबकि रामापिथिकस सबसे ज़्यादा मनुष्य, गोरिल्ला, चिंपांजी के समान दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है, तो यहाँ पर जो फ्लू होते हैं, पोलियो है, एड्स, ये सारे विषाणु जनित रोग हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विषाणु जनक रोग हैं दोस्तों, इस सारे को ध्यान रखिएगा। और अगर आपने टेलीग्राम से अगर ज्वाइन किया है तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है कि हमने यहाँ पर सारे को कंप्लीट करवाया है। वहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी, इन सभी तरह के आपको क्वेश्चन को वहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जाता है एक सर के द्वारा। मेरे तरह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बायोलॉजी की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर एड्स का जो कारक होता है, जो HIV वायरस होता है, उसकी जो सर्वप्रथम जो होता है वो किस कोशिका को नष्ट करता है। इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो एड्स का जो कारक होता है वो सबसे पहले लिम्फोसाइट्स की कोशिका को ख़त्म करता है, जो हेल्प करने वाला होता है, इसलिए हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स कोशिका को सबसे पहले नष्ट करता है HIV एड्स का कारक। कहता है ओपियम से प्राप्त होने वाला मार्फिन को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एल्कोलाइड बोलते हैं, याद रखना है। इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, तो रोमेटॉइड स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। इसके बाद है आर्थराइटिस, तो आर्थराइटिस रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो स्व प्रतिरोग का उदाहरण है। कहते हैं इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, तो याद रखना है कि इनमें से जीवाणु जनित जो रोग है वो कुष्ठ रोग हो, क्षय रोग हो, चाहे हैजा हो, ये सारा जीवाणु जनित रोग है। इसके ज़्यादा भी जो है जीवाणु जनित रोग हैं, उन सबको भी याद रखना है।
कहता है बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना अस्थि मज्जा में, यानी बी का मतलब बोन मैरो, टी का मतलब थाइमस। यानी कहा जाता है, अगर कहा जाए कि टी लिम्फोसाइट कहाँ, तो थाइमस, बी लिम्फोसाइट कहाँ, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। इसके बाद है कि जो मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन प्राप्त जो होता है किससे होता है, तो याद रखा ना कि पापावर सेमनीफेरम जो है उससे जो होता है आपका मॉर्फिन प्राप्त होता है। कहता है निम्न में से कौन संचारित रोग है, यानी कि यहाँ पर संचारित रोग नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ध्यान रखना है या नहीं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं और हम लोग गलत करके चले जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन संचारित रोग है, तो यह होता है कुपोषण। ये आपको खनिज पोषण पदार्थों की कमी होने के कारण होती है। निम्न में से कौन संचारित रोग है, यहाँ पे बता रहे कौन संचारित है, जो कौन संक्रमण से फैलता है, तो टाइफाइड है, हैजा है, मलेरिया है, ये सारा आपको संक्रमण हो गए। इसका आंसर आपको सभी हो जाएगा, आंसर नंबर डी। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 95 की। कहता है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग के उदाहरण हैं, तो यानी कि कैंसर है कि सिफिलिस है कि एड्स है, तो यौन संचारित रोग का उदाहरण सिफिलिस है और एड्स है, तो इसका आंसर राइट है डी। क्षय रोग यानी जो टीबी का आता है, टीबी का संक्रमण किसके द्वारा हो सकता है, तो ये आपको यहाँ पर हवा के द्वारा होता है, क्योंकि जब हम श्वास जब छोड़ते हैं ड्रॉपलेट्स के द्वारा तो यहाँ पे क्षय रोग टीबी फैल जाते हैं। अब कहता है नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन के कुछ रोग की शीघ्र पहचान एवं शीघ्र इलाज एवं पहचान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग एलाइजा का प्रयोग करते हैं जल्दी से पहचान करने के लिए। कैंसर किसके द्वारा होता है, तो याद रखना है ऑन्कोजिन्स के द्वारा होता है। अगर बात करते कहीं कहीं पर दिया रहता है जीवाणु और ऑन्कोजिन्स दोनों, तो याद रखना है कि कैंसर आपको किसी जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग नहीं है, ये ऑन्कोजिन्स के द्वारा होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ऑन्कोलॉजी जिसमें ऑन्कोजीन का अध्ययन होता है, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका किसके लिए उपयोग नहीं होता है, अगर रही बात कि किसके लिए उपयोग होता है तो है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एवं टिटनस, बट किसके लिए नहीं होता है, तो वो टाइफाइड के लिए जो है नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 101 चलते हैं कि टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वो किससे उत्पन्न होता है। अभी हम कुछ समय पहले ही बताए थे कि अगर बी पूछा जाए तो आपको बोन मैरो अस्थि मज्जा से, अगर टी बात करें तो थाइमस से, इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है बुचेरिया बैंक्रॉप्टी के द्वारा जो होने वाला रोग है वो कौन सा होता है, फाइलेरिया होता है। अगर पूछा जाए कि किस ग्रुप का है, तो याद रखना है कि ये जो है आपका हेलमिंथ ग्रुप का है या हेलमिंथस ग्रुप का होता है। बिडाल का परीक्षण जो होता है किसके पहचान के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है, ये भी ध्यान रखना है कि मादा मच्छर ही काटती है, नर नहीं काटता है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि अल्कोहल के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण हम लोग का शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत हमारा ज़्यादा प्रभावित होता है। इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिपिंड द्वारा उत्पन्न होती है, तो यह है हेजवर। हेजवर क्या होता है, तो एक प्रकार का ये फीवर तरह का बुखार है। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा अपचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि तंबाकू के सेवन से कौन सा अधिक आपका होता है, तो आंसर नंबर आपका इसका बी सही है। आपका ए एवं बी दोनों सही है, यानी व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय का स्पंदन में एकाएक वृद्धि हो जाती है, तथा यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से आपका कैटेलोमिन का जो रक्त स्राव होता है वो आपका बढ़ जाता है। तो इसका और भी आंसर यहाँ पर 106 का इस तरफ दिया हुआ था। इसके बाद 107 नंबर प्रश्न नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। कहता है कि शहद का निर्माण कौन करती है, तो याद रखना कि एक कार्यकर्ता मधुमक्खी एवं सेवक मधुमक्खी जो होती है वो शहद का निर्माण करती है। निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है, तो यानी कि स्पाइरुलिना हो, क्लोरेला हो या सिनेडेस्मस हो, ये सभी एकल कोशिका प्रोटीन का उदाहरण है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इसका गुण जो कहलाता है वो क्लोनिंग कहलाता है।
किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? तो काइक भ्रूण के द्वारा कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। क्लोरेला क्या है? तो एक प्रकार का सवाल है। क्लोरेला की जगह अगर यहाँ पे कॉलरा कह दिया जाए तो क्या है? तो वह एक जीवाणुजनित रोग है। प्रोटोप्लास्ट कर्जा का फ्यूजन क्या होता है? तो यह होता है पीई यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म, इस तरह से कहा जाता है। बीज को किस में हिमीकृत किया जाता है? किमीकृत हो गया, इसमें हिमीकृत होना चाहिए, ठीक है। तो तरल नाइट्रोजन द्रव में। निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है? तो याद रखना अस्मट है, हैजा है, लेकिन यहाँ पर रानीखेत जो है यहाँ पर सबसे पहले देखा जाता है। सूक्ष्म प्रजनन में जो होता है वो होता है अलैंगिक प्रजनन में सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है, जो कि प्लांट्स में होता है। इसके बाद है गोल्डन यानी कि सुनहरा धान में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? वो होता है आपका जो सही आंसर है वो है आपका आंसर नंबर बी, यानी कि गोल्डन राइस यानी सुनहरा में आपका जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है ए। इसके बाद है उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो ये गेहूं की किस्म है। इसके बाद 118 नंबर में कि पीसी कल्चर यानी जो मत्स्य पालन है वो किससे संबंधित है? तो ये जलीय जंतु से है। ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? वो आपको धान की है। धान की और भी किस्म है, इसको याद रखना है। आज 1-20 तक क्वेश्चन ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये सारा आंसर लगभग आपको राइट है, आपको जल्दी गलत नहीं मिलेगा। दूध से दही बनने को क्रिया को जो कहते हैं वो होता है लैक्टोबैसिलस। पर यहाँ पर और भी याद रखना है कि कभी कभी यहाँ पर ऑप्शन में दे दे कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस हो, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हो, इस तरह से रहेगा तो आपको इसमें तो 3 आंसर जो होते हैं वो तीनों सही होते हैं। पर क्लोस्ट्रीडियम है, इस स्ट्रेप्टोकोकस सिर्फ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ लैक्टोबैसिलस होता है। नहीं तो दूध से दही को जमाने में 2-3 जीवाणु का रोल होता है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर आगे। जो आपको टोटल जो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आपको दिया गया है 200 और प्लस माइनस ऊपर में कुछ क्वेश्चन और स्टार बना के दिए, इसलिए आपको ज़्यादा है। यहाँ नोट में क्या लास्ट में भी बताया गया कि हेलो प्रिय स्टूडेंट, यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी त्रुटि मिले तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लगे रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम के बाद आप अपना फीडबैक या कमेंट ज़रूर करिएगा।